मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे। आदरणीय साथियों, दूसरे कार्यक्रम में आप 2-3 वक्ता आरक्षण है, आप लोग विनम्र आग्रह है कि आप लोग अपना उचित स्थान देकर के बैठे रहे। और अंतिम वक्ता आदरणीय राजकुमार सिंह जी का भाषण होगा, उसको सुनकर ही यहाँ पे जाएंगे। और आरक्षण दिए हैं एक और बेटी को लोकसभा चुनाव लड़ा के, वो अपना आरक्षण की बात करते हैं, बिहार के और लोगों के आरक्षण की बात नहीं करते। सर, शराबबंदी पे अक्सर आप बोलते हैं, क्या कहेंगे सर? उसकी समीक्षा होती रही है और समीक्षा होती भैया मोबाइल भैया शासन भी एक चीज होती है, सबकी बात सुने और सुनने दें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा कारगर होगा और राजकुमार सिंह को ज्यादा मदद मिलेगी उससे। इसलिए सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे कि वो लोग शांति से अपने नेताओं का स्वागत करेंगे। तो आज आरा लोकसभा से एनडीए के समर्थित उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशी श्री आर.के. सिन्हा साहब के नामांकन के अवसर पर जो आज रमना मैदान में सभा चल रही है, उसकी अध्यक्षता दुर्गा राज भाजपा के अध्यक्ष कर रहे हैं और संचालक श्री संजय सिंह जदयू के अध्यक्ष कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जो माननीय मंत्री हैं, श्री हरी सानी जी माननीय मंत्री हैं, अभी आए हैं भाई उपेंद्र कुशवाहा जी। आज एक संदर्भ ऐसा है कि बिहार में नहीं बल्कि भारत में ही धर्म की स्थिति पैदा की जा रही है, इस नाम पर कि आरक्षण और संविधान को खतरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के साथ साथ हम लोग सभी ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण कोई ऐसी चीज नहीं है और संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब मन में चाहा कोई बदल दिया। हम तो यहाँ तक कहते हैं और हमारी बात नहीं है, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी भी कहते हैं कि खुद डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी आ जाएंगे जिन्होंने संविधान को बनाया है, वो भी संविधान को नहीं चेंज कर सकते और आरक्षण को नहीं बदल सकते हैं। तो फिर ये जो गली के लोग हैं वे क्यों कहते हैं, सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, खास करके दलित परिवार के लोगों से जो आरक्षण से आच्छादित होते हैं लोग, उनको मैं कहना चाहता हूँ, सही है जब हम लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है, एनडीए सरकार है, तो किसी भी परिस्थिति में आरक्षण को और संविधान को कोई खतरा नहीं है, ये मैं आज के दिन में कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि बिहार में नए नेता हैं, वो जिम्मा ले रहे हैं कि हम लाखों की नियुक्तियां कर दी हैं 17 महीना में। 17 साल बनाम 17 महीना की बात कहते नहीं लगाते हैं। हम नहीं समझते हैं कि बिहार की जनता और आरा की जनता इतना संविधान क्या ज्ञानी है कि नहीं समझते हैं लोग। आप कह सकते हैं कि संविधान में जो बरकत है उसमें है कि मंत्रिमंडल का डिसीजन के बाद ही कुछ होता है और मंत्रिमंडल का डिसीजन लेने वाला मुख्यमंत्री होता है। मंत्री तो सहायक होते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता है। तो आप जोड़िए ये 17 महीना उप मुख्यमंत्री रह के कहते हैं कि लाखों शिक्षक के हमने नियुक्तियां किया, ये कितनी गलती बात बोल रहे हैं, ये हम आपको समझने की जरूरत है। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी बात जब भाजपा और हमारे जदयू के लोग एक साथ थे, उस समय टीचर की नियुक्तियां की बात आई थी और उस समय परिस्थितियां बनी थी, और जब ऐसा समय आया तो फिर नियुक्तियां हो रही है और नियुक्तियां होने वाली है, जिसमें हमारे प्रमुख मंत्री नीतीश कुमार जी का ही हाथ है। और इसमें एक बात और कहना चाहते हैं मेरे भाइयों, कि जब शिक्षा विभाग इनको दिया गया था तो इनके शिक्षा विभाग के मंत्री के दिन ऑफिस में थे, एक दिन भी ऑफिस में नहीं थे, तो फिर नियुक्ति कैसे कर दिए शिक्षक का, ये भी समझने की बात है। और फिर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनको 5 विभाग मिले थे मेरे भाइयों बहनों, 5 विभाग, बहुत बड़ा विभाग मिला था। और 5 विभाग में जैसे आरओ था, आरसीडी था और सब था, उसमें कितनी नियुक्तियां इन्होंने की,
अपने 5 विभाग में इन्होंने 5 नियुक्तियां नहीं की तो ले दे करके शिक्षा विभाग पर आते हैं। शिक्षा विभाग पर तो कहा कि एनडीए के में साथी जब जदयू हमारे साथ थे तो उस समय नियुक्ति की बात आई थी और सारी नियुक्तियां हो रही है और भी नियुक्तियां होने वाली है। तो हमारा कहना है कि अपने विभाग में एक नियुक्ति नहीं किए और शिक्षा विभाग की बात तब किए कि जब उनका मंत्री एक दिन भी विभाग में काम नहीं किए थे। तो कहने का मतलब कि ये भ्रम फैला करके जनता के सामने बताना चाहते हैं कि हम बहुत काम करना चाहते हैं। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि भ्रम में नहीं फैलिए, चलिए और इनके बात को आप समझिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों कि आज भारत को नरेंद्र भाई मोदी की आवश्यकता है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जहां हमको ले जा करके रखा है, भारत को रखा है, वो शान की बात है। चाहे आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 पर लेकर के चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचाने वाला भारत संसार का वाहिद राष्ट्र बना है। इसके लिए अमेरिका ने भी हमको पुरस्कृत किया है। तो स्पेस और विज्ञान में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमको आगे बढ़ाने का काम किया। और दूसरी बात आप सब जानते हैं, लेकिन मैं दोहराता हूँ कि जब इनकी सरकार आई थी 2014 में, हम इसलिए कहते हैं कि 1980 से ही हम विधायक, मंत्री और कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री भी थे। तो हम जानते थे कि 2014 के पहले हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था 10वां, 11वां, 12वां में झूल रही थी और आज 10 वर्ष के अंतराल में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वां पैदान पर ले आया। यानी संसार का 5 राष्ट्रों में हमारा हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था है। और आप जानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था जिस देश की अच्छी होती है उस राज्य की भी आर्थिक व्यवस्था ठीक होती है और उस राज्य के रहने वाले लोग को भी आमदनी ज्यादा होती है, जिसमें फिर नौकरी और नियोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और तो और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। हम भी आपको कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि 2024 में जब प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो 2024 से 2027 के बीच में हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था संसार में तीसरी आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी। तो और हम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी एक नींव डाल रहे हैं आर्थिक व्यवस्था की, इसलिए कि 2047 में जब हम शताब्दी वर्ष मनाते होंगे उस समय हिंदुस्तान संसार का सबसे प्रथम आर्थिक दृष्टिकोण से देश बन जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर हम लोग किसको आखिर नेता बनाएंगे? कहने का मतलब हमारा नेता के पास विजन है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात है, ये सारी बात है। और एक बात और, आपने देखा होगा G20 की बैठक हुई। G20 की बैठक में दर्जनों राष्ट्र संसार से आए। हम 1944 से विधायक और मंत्री रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। हमने आज तक नहीं सुना था कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को पैर छू के प्रणाम करता हो। लेकिन G20 में आपने देखा कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को एक दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने पैर छू के प्रणाम किया। ये हमारे नेता और नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे को छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा नेता संसार में एक स्थान रखते हैं और ऐसे नेता को पुनः स्थान देना बहुत जरूरी है भारत के लिए। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में नीतीश कुमार जी भी अपना काम 18 वर्ष से बहुत तरीके से कर रहे हैं। हम कहा ना कि 1980 से हम विधायक हैं, उसके पहले क्या होता था? 500 या 700 मेगावाट बिजली सप्लाई होती थी, 4 या 5 घंटा बिजली मिलती थी और आज 22 घंटा से 24 घंटा बिजली मिलती है। और पहले होता था कि मोबाइल चार्ज करने के लिए प्रखंड मुख्यालय में या जिला मुख्यालय में जाते थे। आज मोबाइल हर घर में है, हर लोगों के पास है। आज मोबाइल उनके घर में ही चार्ज होती है। तो हम काहे सोचेंगे? दूसरी बात, क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज हो जाएगा क्या, या और कोई चीज से चार्ज हो जाएगा क्या?
तो जब इतनी बातें कर दी गई है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और हमारे नीतीश जी के द्वारा, तो फिर हम किसको देखेंगे। और एक बात कह करके हम अंतिम बात करना चाहते हैं, और वो बात ये है कि जैसा कहा 1980 में जब हम मंत्री होते थे 82-83 में, तो साहेबगंज जाते थे, सीतामढ़ी जाते थे, बगहा जाते थे, 5, 7, 8 घंटा लगता था। एक दिन जाना, एक दिन आना, 3 दिन का समय लगता था। और आज नीतीश कुमार जी ने ऐसा बना के रख दिया कि बिहार के कोई कोना से हम लोग 5 घंटा में पटना चले आते हैं। ये शासन इस तरह की बात हुई। और हम खुद जानते हैं कि 2005 के पहले भारत की जो व्यवस्था थी लॉ एंड ऑर्डर की, कौन नहीं जानता है। इसलिए हम लोग फिर वो स्थिति नहीं आने देंगे मेरे भाइयों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे जो आपके प्रत्याशी हैं बहुत सलीके से काम करने वाले हैं राजकुमार सिंह जी। हम जानते हैं कि अपना मंत्रिमंडल को इतना बढ़िया से चलाए हैं और सबकी बात को सुने हैं। आरा में हमने जाना है कि आरा में हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। इसलिए आपका नेता, बिहार का नेता, राष्ट्र का नेता सब एक तरह से अव्वल दर्जे के हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आगे जो 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, आप लोग कमल छाप पर बटन दबा करके हम राजकुमार सिंह जी को आप वोट दे करके जिताएं। यही आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं। और एक बात अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कहना चाहते हैं, बहुत भ्रम फैलाते हैं। जैसा पहले मैंने कहा आरक्षण के बारे में, हम कहना चाहते हैं कि जब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो हमारा शेड्यूल कास्ट आदिवासी कार्यक्रम कौन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो हिंदुस्तान में 5 जगह कार्यक्रम उनका चलता था, वो 5 तीर्थ की स्थापना किया है और उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ाने का काम किया नरेंद्र भाई मोदी जी। तो हम शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को कहना चाहते हैं कि तुम्हारे नेता को इज्जत किसने दी? वो दी नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और तो और लंदन में एक लाइब्रेरी बनी थी, उस लाइब्रेरी में पढ़ते थे और रहते थे हमारे अम्बेडकर साहब। और वो लाइब्रेरी गिरवी रखी हुई थी, इंग्लैंड के हाथ में थी। जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो आज वहाँ की लाइब्रेरी स्मारक, अम्बेडकर स्मारक के रूप में चिन्हित है और भारत सरकार ने उसको खरीद लिया है। कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ने शेड्यूल कास्ट को भी इज्जत दिया है और उसके नेता को इज्जत दिया है। तो सभी समाज को आके लेकर के चलने का दम नरेंद्र भाई मोदी जी में है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और आपके राजकुमार बाबू जो आपके कैंडिडेट हैं, सब अव्वल दर्जे के हैं। इसलिए भूल नहीं कीजिएगा और 1 तारीख को निश्चित रूप में कमल छाप पर बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को जिताइए। 400 पार की जो उनका नारा है उसका पूरा कीजिए। और बिहार में जो 39 हम लोग आए थे, एक रह गई थी कमी। हम कहना चाहते हैं उस समय जीतन मांझी का 5% वोट नहीं था, आज 5% वोट लेकर के जीतन मांझी साथ है। इसे मैं कहना चाहता हूँ कि 40 का 40 सीट बिहार में देने का हम लोग संकल्प लेते हैं। इन्हीं जन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय साथियों, दूसरे कार्यक्रम में अब 2-3 वक्ता आ गए हैं, इसलिए आप लोगों को विनम्र आग्रह है कि आप लोग अपना उचित स्थान दे करके बैठे रहे। और अंतिम वक्ता आदरणीय राजकुमार सिंह जी का भाषण होगा, उसको सुनकर ही यहाँ पे जाएंगे। और आरक्षण दिए हैं एक और बेटी को लोकसभा चुनाव लड़ा के, वो अपना आरक्षण की बात करते हैं, बिहार के और लोगों के आरक्षण की बात नहीं करते। सर, शराबबंदी पे अक्सर आप बोलते हैं, क्या कहेंगे सर? उसकी समीक्षा होती रही है और समीक्षा होती है।